Hello entrepreneurs, welcome to our channel. So we have started our series for class 12 BST previous year question paper series. और ये सीरीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीबीएसई के कुछ फेवरेट टॉपिक्स हैं जो वो हर साल रिपीट करता है. कभी एमसीक्यू, कभी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, कभी केस स्टडीज. पर यही कुछ टॉपिक्स हैं जो हर साल देखे जाते हैं. तो आज हम कवर करने वाले हैं बीएसटी पीवाईक्यूज के 2023 के पेपर को. ऑलरेडी हम 2025 एंड 24 के पेपर को कवर कर चुके हैं और इसके अलावा हम दो और पेपर्स को डिस्कस करेंगे और इतनी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि चाहे वो एमसीक्यू का इस बार डिस्क्रिप्टिव आ जाए या फिर केस स्टडी आ जाए तो वे बहुत अच्छे से बनना चाहिए. इवन हम एमसीक्यूज को भी काफी डिटेल से कवर करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. आज का हमारा पहला क्वेश्चन है. इसमें भी बताना है व्हाट इज द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस्ड हियर. तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट के तीन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. पहला ऑर्गेनाइजेशनल, जो कि खुद की फर्म को आगे बढ़ाने के लिए होता है. दूसरा सोशल, जो कि सोसाइटी का वेलफेयर करने के लिए, वहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए या फिर पॉल्यूशन को कम करने के लिए उनके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. देन पर्सनल ऑब्जेक्टिव, जो कि हमारे कंपनी में काम कर रहे एम्प्लॉयज हैं उनके लिए हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स है जिसे हम कहते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव. जैसे उन्हें टाइम से सैलरी देना, उन्हें अच्छी वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड करना, एक्सेट्रा. तो यहाँ पर कुछ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के बारे में बात की गई है, उसको आपको आइडेंटिफाई करना है. ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स तीन ही तरह के होते हैं: सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ. नाउ सर्वाइवल में क्या आता है कि कम से कम इनिशियल स्टेज पे आप इतना प्रॉफिट अर्न कर रहे हो कि आपका जो खर्चे हैं वो निकल जाए. उसके बताती है प्रॉफिट की स्टेज. उसके बाद आप एक्स्ट्रा अमाउंट करवाओ, मतलब कमाओ. अगर आपने कुछ खर्चा किया है 50,000 का तो कम से कम उसमें से 60,000 का रेवेन्यू आना चाहिए, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा मिले, दैट इज प्रॉफिट. फिर आता है ग्रोथ. इसका मतलब होता है डिफरेंट ब्रांचेस ओपन करना, अलग अलग एम्प्लॉयज को हायर करना या फिर मल्टीपल लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स में एंटर करना. जैसे अभी तक हम पेंसिल बेच रहे थे तो फिर पेन, शॉर्पनर, इरेजर, ये सब कुछ बेचना स्टार्ट करना, इसे कहते हैं ग्रोथ. तो यहाँ पर बात किया गया है अ मल्टीनेशनल कंपनी, मल्टीनेशनल स्वीट्स एंड स्नैक्स कंपनी had been into catering business for the last many years. To add to its prospect and to grow in long run, it wants to increase its sales volume, the number of products and capital investment. तो अभी जितना बेच रहे हो उससे ज्यादा बेचना, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को ऐड करना. मतलब वही अगर अभी तक आप सिर्फ पेंसिल बेच रहे थे तो पेन, इरेजर, शार्पनर सब कुछ ऐड करो. और कैपिटल इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना. और इसके अलावा उन्होंने एक डायरेक्टली वर्ड भी यूज किया है, ग्रो इन लॉन्ग रन. तो ये कौन से ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं? ग्रोथ. तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताना है विथ रिस्पेक्ट टू द लेवल ऑफ मैनेजमेंट चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. और अगर आपने ये 2025-24 के पेपर्स को कवर किया है तो आपको ये पता होगा कि ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर बार आया है. कभी एमसीक्यू, कभी डिस्क्रिप्टिव, पर आया जरूर है. तो पहले बात करते हैं कितने लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं. तो तीन. पहला टॉप लेवल, देन मिडिल लेवल और देन बॉटम लेवल. टॉप लेवल के फंक्शंस को हम याद रखते हैं विद द ट्रिक मिस्टर ओपी वाज लेट इन सोसाइटीज कमिटी. नाउ मिस्टर में एम से हो जाएगा मिडिल लेवल की एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करना. तो मिडिल लेवल जो भी एक्टिविटीज करते हैं उनकी एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करने का काम होता है टॉप लेवल का. देन असेंबलिंग द रिसोर्सेज, जो भी फिजिकल फाइनेंशियल रिसोर्स रिक्वायर्ड है उन सबको अरेंज करना. ऑब्जेक्टिव, फर्म क्या अचीव करना चाहती है वो डिसाइड करना. प्लान्स एंड पॉलिसीज, उस ऑब्जेक्टिव को आप कैसे अचीव करोगे उसकी प्लान, स्टेप टू स्टेप प्लानिंग बनाना. देन वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, की ऑर्गेनाइजेशन लंबे टाइम तक ग्रो करना चाहिए और सर्वाइव हो सके. देन लाइसेंस विद द आउटसाइड वर्ल्ड. आउटसाइड वर्ल्ड मतलब गवर्नमेंट के साथ या इन्वेस्टर्स के साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन करके चलना, दैट इज आल्सो रिस्पांसिबिलिटी ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट. देन सोसाइटी पर कोई भी इम्पैक्ट, अगर आपकी कंपनी कोई प्रोडक्ट बेच रही है जिससे सोसाइटी को कुछ भी बुरा इम्पैक्ट हुआ है तो उसके लिए टॉप लेवल मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल है. देन कोऑर्डिनेशन इन होल ऑर्गेनाइजेशन. एंड लास्ट बिजनेस एनवायरमेंट. बिजनेस एनवायरमेंट में कोई भी चेंजेस आते हैं तो सिमिलर चेंजेस अपने बिजनेस में भी इंट्रोड्यूस करने के लिए टॉप लेवल मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है. तो मिस्टर ओपी वॉज लेट इन सोसाइटीज कमिटी. एम से मिडिल लेवल की एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करना, आर से रिसोर्सेज को अरेंज करना, ओ से ऑब्जेक्टिव्स, पी से प्लान्स एंड पॉलिसीज, वॉज से वेलफेयर एंड सर्वाइवल, लेट से लाइजन, सोसाइटी से सोसाइटी को इम्पैक्ट,
कमिटी से हो जाएगा कोऑर्डिनेशन, और इस कमिटी में एक ई एक्स्ट्रा है, उससे हो जाएगा एनवायरमेंट। ओके, हालांकि सारे आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। वेलफेयर, देन सोसाइटी को इम्पैक्ट, एनवायरमेंट, ये कुछ टर्म्स है जो वो बार बार यूज करते हैं। अगर ये टर्म्स आपको मिल जाए तो ये टॉप लेवल मैनेजमेंट की बात है। फिर बात करते हैं मिडिल लेवल। मिडिल लेवल के फंक्शंस को याद रखने की ट्रिक है, लोअर डिपार्टमेंट एप मैरिड फर्स्ट लाइन कुकू। नाउ एप का मतलब होता है एक बंदर की प्रजाति होती है, और कुकू मतलब कोयल। तो लोअर डिपार्टमेंट एप मैरिड फर्स्ट लाइन कुकू। नाउ लोअर से हो जाएगा इंटरप्रिटेशन फॉर द लोअर लेवल। टॉप लेवल जो भी पॉलिसीज बनाते हैं उन पॉलिसीज को समझाना, इंटरप्रेट करना टू द लोअर लेवल, ये मिडिल लेवल का काम होता है। देन डिपार्टमेंट से हो जाएगा डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करना, अपना डिपार्टमेंट कौन से एक्टिविटीज परफॉर्म करेगा उसे ऑर्गेनाइज करना। देन अपॉइंटमेंट, जब भी कुछ एम्प्लॉयज वर्कफोर्स की कमी हो जाए तो उसका अपॉइंटमेंट करना, सिलेक्शन करना, ये मिडिल लेवल का काम होता है। देन मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज, जब भी उनका काम करने का मन नहीं हो तो उन्हें मोटिवेट करना। देन रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिविटीज ऑफ फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। नाउ हु आर द फर्स्ट लाइन मैनेजर्स? बॉटम लेवल। तो ये हमारे कुछ वर्कफोर्स होती है और कुछ मैनेजर्स होते हैं जो इनके डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं, उन्हें हम कहते हैं फर्स्ट लाइन। ये होते कौन एक्चुअल में? बॉटम लेवल के। बॉटम लेवल फर्स्ट लाइन सेम मैनेजर्स हैं। इसके बाद फिर सेकंड मिडिल हो जाएगा और थर्ड टॉप हो जाएगा। तो फर्स्ट लाइन मैनेजर्स की एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देन कोऑपरेट विद द अदर डिपार्टमेंट्स, एक डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेशन दूसरे डिपार्टमेंट के साथ चल रहा हो, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? मिडिल लेवल। कोऑर्डिनेशन टॉप लेवल भी करता है, पर ये सारे डिपार्टमेंट, सारी ऑर्गेनाइजेशन के बीच में कोऑर्डिनेशन, लेकिन सिर्फ अपने डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन, ये मिडिल लेवल का काम है। देन आता है बॉटम लेवल। अच्छा, इसमें भी सारे याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर फर्स्ट लाइन मैनेजर्स की बात हो ये, और डिपार्टमेंट वर्ड यूज हो जाए, तो जनरली जब भी डिपार्टमेंट वर्ड यूज होता है या डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन का वर्ड यूज होता है या फिर फर्स्ट लाइन मैनेजर्स की एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल, ये मिडिल लेवल हो जाएगा। और ये कुछ ज्यादा ऐसे टर्म्स है जो बार बार यूज होते हैं। देन बॉटम लेवल, प्रॉब्लम इज वेस्टिंग मोर लॉयल्टी इन रिलेशनशिप। नाउ प्रॉब्लम से क्या हो जाएगा? एक सेकेंड। प्रॉब्लम एंड ग्रीवांसेस ऑफ वर्कर्स। तो बॉटम लेवल क्या करते हैं? वर्कर्स के प्रॉब्लम्स को समझकर फिर उसे कम्युनिकेट करते हैं टू द मिडिल लेवल मैनेजर्स। देन आई से हो जाएगा इंटरेक्शन एंड इंस्ट्रक्शन टू द वर्कफोर्स। काम कब करना है, कैसे करना है, ये उन्हें वर्कर्स को बॉटम लेवल समझाते हैं, या उनकी यही वो बॉटम लेवल मैनेजर्स होते हैं जो वर्कर्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं, उनसे इंटरेक्ट करते हैं। देन स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी, वर्कर्स जो भी सामान बना रहे हैं वो एक अच्छी क्वालिटी में होना चाहिए। वर्कर्स की सेफ्टी का ध्यान, वो सामान बनाते बनाते उनकी फिजिकल हेल्थ को या मेंटल हेल्थ को कुछ नुकसान नहीं होना चाहिए। देन वेस्टेज ऑफ मटेरियल्स, वो सामान बनाने के लिए जो भी रॉ मटेरियल्स मंगवाए गए हैं उनका वेस्टेज कम से कम हो। देन मोराल ऑफ एम्प्लॉयज, जब भी वर्कर्स को काम करने का मन नहीं करे तो उनका मोराल बूस्ट करना। देन लॉयल्टी ऑफ वर्कर्स, वर्कर्स आपके फर्म के लिए लॉयल हैं या नहीं है, ये भी बॉटम लेवल पर डिपेंड करता है। और फिर आता है इंटरेक्शन, वही आई से रिपीट हो रहा है। एंड लास्ट इज रिलेशनशिप, तो वर्कर्स का रिलेशनशिप विद द होल ऑर्गेनाइजेशन, इसे भी अच्छा रिलेशन बनाने के लिए भी बॉटम लेवल जिम्मेदार होते हैं। तो प्रॉब्लम मतलब उनकी प्रॉब्लम्स को कम्युनिकेट करना, आई से उनके साथ इंटरेक्ट करना, उनकी सेफ्टी का ध्यान रखना, क्वालिटी अच्छी बनाना, स्टैंडर्ड क्वालिटी में सामान बनाना, रिसोर्सेज का वेस्टेज कम से कम हो, मोराल, उनका मोराल बूस्ट होना चाहिए, लॉयल्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल है और उनके बेटर रिलेशनशिप के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। ना इसमें भी मेनली यही वर्ड यूज होता है, वर्कर्स। तो वर्कर्स के साथ कांटेक्ट में है, वर्कर्स की सेफ्टी का ध्यान रख रहे हैं, ये सारी कुछ चीजें बात हो तो बॉटम लेवल है। ना यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट, ना ऑपरेशनल लेवल क्या होता है? बॉटम लेवल। ओके, तो ऑपरेशनल या फिर बॉटम लेवल मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। तो अभी हम देख कर आ चुके हैं कि सेफ्टी मेंटेन करने के लिए बॉटम लेवल रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ट्रू। एट मिडिल लेवल मैनेजमेंट, मैनेजर्स इंश्योर डिपार्टमेंट्स हैव नेसेसरी पर्सोनेल। तो डिपार्टमेंट्स के पास सही लोग होने चाहिए। डिपार्टमेंट वर्ड यूज हुआ, दैट मीन्स मिडिल लेवल है। और ट्रू, और सही पर्सोनेल होने का मतलब ये क्या होता है? अपॉइंटमेंट। तो उन्हें अपॉइंट करने का काम करता है मिडिल लेवल। Then chief executive officer at the top level management is responsible for the activities of first line managers. तो first line managers की activities के लिए कौन responsible होता है? Middle level.
टॉप लेवल नहीं होता, तो ये इनकरेक्ट होगा। देन टॉप लेवल मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑल द बिजनेस एक्टिविटीज एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। तो सोसाइटी को इम्पैक्ट जा रहा है, तो ये टॉप लेवल की जिम्मेदारी है, अगेन ट्रू। तो इनकरेक्ट क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। देन नेक्स्ट थर्ड, आपको इसमें बताना है कि ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के कौन से स्टेप की बात चल रही है। और ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के कितने स्टेप होते हैं, 4 ही, और ये सीक्वेंस में दिए हुए हैं। पहला आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। ऑर्गेनाइजिंग करने के लिए पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कौन से तरीके का काम हमारी ऑर्गेनाइजेशन में करना है, और फिर उस सारे काम को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। और हर एक पार्ट को क्या कहते हैं, टास्क या फिर जॉब। और किसी भी पर्सन को पूरा काम डेडिकेट करने की जगह आप सिर्फ उन्हें एक पार्ट ऑफ जॉब ही ट्रांसफर करते हैं। और जब वो इसी जॉब को बार बार परफॉर्म करेगा तो एक तो वो उसमें एक्सपर्ट हो जाएगा, स्पेशलाइजेशन आएगी। दूसरा ऐसे क्या होता है, स्पेशलाइजेशन आएगी। दूसरा ऐसे क्या होता है, इससे वर्कलोड भी रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो किसी पूरा बर्डन किसी एक पर्सन पे नहीं आता, सारा काम डिवाइड हो जाता है। एंड तीसरा, जब आपने काम डिवाइड किया हुआ है तो हर एक पर्सन सिर्फ अपने काम पे फोकस करेगा, किसी और के काम पे इंटरफेयर नहीं करेगा, जिससे डुप्लीकेशन ऑफ वर्क भी रिड्यूस हो जाता है। तो डिवीजन ऑफ वर्क से क्या होता है, स्पेशलाइजेशन, वर्कलोड रिड्यूस हो जाएगा और डुप्लीकेशन नहीं होगा। देन डिपार्टमेंटलाइजेशन, काम को डिवाइड करने के बाद हर वो लोग जिसको सिमिलर तरीके का काम परफॉर्म करने के लिए मिला है उसको एक ग्रुप में डाल दिया जाएगा। तो इसी ग्रुपिंग को करने को कहते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन। तो वैसे तो डिपार्टमेंटलाइजेशन कई सारे तरह का होता है, मेनली 2 तरह का होता है, एक फंक्शनल और दूसरा डिविजनल। नाउ फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब होता है कि आपने काम के बेसिस पे ग्रुप्स डिवाइड किए हैं। तो परचेज डिपार्टमेंट अलग है, इसमें वो सारे लोग रहेंगे जो सामान खरीदने का काम करेंगे। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग है, जो कि मशीन से डील करेगा और वर्कर से। देन सेल्स डिपार्टमेंट जो कि कस्टमर से डील करेगा, और फाइनेंस डिपार्टमेंट जो कि अकाउंट्स वगैरह संभालेगा। तो अगर आपने ग्रुपिंग काम की बेसिस पे की है तो कहेंगे क्या, फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन। और डिविजनल क्या होता है, जहां पे प्रोडक्ट की बेसिस पर हो। तो फॉर एग्जाम्पल नेस्ले कंपनी है और नेस्ले अपने अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती है। तो नेस्ले की मैगी आती है, नेस्ले का चॉकलेट आता है, नेस्ले की कॉफी आती है, नेस्ले की सॉस आती है। तो यहाँ पर अगर प्रोडक्ट के बेसिस पर ग्रुपिंग किया है कि मैगी का डिपार्टमेंट अलग है, चॉकलेट का अलग, कॉफी का अलग, तो इसे क्या कहेंगे, डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन। फिर आता है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। एग्जैक्टली उसी डिपार्टमेंट के अंदर आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, आपको क्या क्या ड्यूटीज परफॉर्म करनी है, ये आपको बताया जाता है थ्रू अ जॉब डिस्क्रिप्शन। ओके, तो ये आपका थर्ड स्टेप है। फिर आता है उसी काम को परफॉर्म करने के लिए आपको क्या चाहिए, अभी काम ऐसे परफॉर्म नहीं होता, किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए आपको चाहिए होती है अथॉरिटी। तो फिर आप क्या ट्रांसफर करते हो, अथॉरिटी। अभी अथॉरिटी कोई प्रसाद तो है नहीं कि सबको इक्वली बांटेंगे, तो किसी को कम मिलती है, किसी को ज्यादा मिलती है। जिसको ज्यादा मिली है वो कौन हो जाएगा, सुपीरियर। अथॉरिटी मतलब पावर्स, तो जिसको ज्यादा पावर्स मिली है वो सुपीरियर, जिसको पावर कम मिली है वो सबॉर्डिनेट। तो इससे क्या बन जाता है, एक सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप बन जाता है, जिसकी वजह से एक वर्किंग रिलेशनशिप क्रिएट होता है। तो यहाँ पे सबके मन में क्लियर हो जाता है कि हु इज सुपीरियर टू हुम, तो आपको किसको रिपोर्ट देनी है और किससे रिपोर्ट लेनी है। इसे कहते हैं एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। अब यहाँ पे बताया है कि merely allocating the work is not enough. Each individual should also know who he has to take orders from and who to whom he is accountable. तो किससे ऑर्डर लेने हैं और किसको ऑर्डर देने हैं। तो आपको किससे रिपोर्ट लेनी है, किसको रिपोर्ट देनी है, ये कौन बताता है, एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। तो एस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी एंड रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। फिर आता है डैश इज द स्टेप इन कंट्रोलिंग प्रोसेस वेयर स्टैंडर्ड्स में हैव टू बी रिवाइज्ड इफ डेविएशन कैन नॉट बी करेक्टेड। तो आपकी कंट्रोलिंग प्रोसेस की बात चल रही है और कंट्रोलिंग प्रोसेस में होते हैं 6 स्टेप। ये स्टार्ट होती है राइट फ्रॉम द सेटिंग अप ऑफ द टारगेट। तो पहले आप अपना टारगेट सेट करते हो कि आपको क्या अचीव करना है। देन मेजरिंग द परफॉर्मेंस। अभी अगर आपका टारगेट क्वांटिटेटिव है, नंबर्स में है, तो अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करना आसान है। लेकिन अगर वो नंबर्स में नहीं है, क्वालिटी में है, तो भी इसे मेजर किया जा सकता है थ्रू रिजेक्शन एंड रिटर्न रेट्स। तो मान लो अगर मैंने अपना चूज किया हुआ है कि एक दिन पे मैं 100 शर्ट बनाऊंगी, तो इसे मेजर करना बहुत आसान है क्योंकि ये नंबर्स में है। लेकिन अगर मैंने सोचा कि अभी मैं अपने जो शर्ट की क्वालिटी है उसे इम्प्रूव करूंगी, तो क्वालिटी इंप्रूव हुई या नहीं ये फाइंड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, पर फिर भी आप ये पता लगा सकते हो थ्रू रिजेक्शन एंड रिटर्न रेट्स। अगर मैं अपनी शर्ट कस्टमर को दिखा रही हूँ और वो रिजेक्ट कर रहे हैं, पसंद ही नहीं आ रही है, तो मतलब क्वालिटी अच्छी नहीं है। या रिटर्न रेट्स बिक तो रही है पर फिर वापस करके जा रहे हैं कस्टमर,
तो भी इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो आप इसको फिर भी पता लगा सकते हो रिजेक्शन और रिटर्न रेट से। देन उसके बाद आता है कंपैरिजन। आपने अपना एक टारगेट सेट किया, परफॉर्मेंस को मेजर किया, अब उसके बाद आप कंपेयर करोगे, ठीक है, एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान परफॉर्मेंस के साथ। अगर तो दोनों इक्वल है तो फिर कंट्रोलिंग की प्रोसेस यहीं पे रुक जाती है, आगे कंटिन्यू नहीं होती। लेकिन अगर कोई डेविएशन है तो आप एनालाइज करेंगे डेविएशन क्यों आया, फिर उसका रीजन फाइंड आउट करने के बाद आप सजेस्ट करते हो करेक्टिव मेजर्स की ये जो डेविएशन है। अच्छा, डेविएशन का मतलब होता है डिफरेंस, कि अगर आपने सोचा कि इस बार 90% अचीव करना है लेकिन हुआ सिर्फ 85%, तो डेविएशन कितना होगा, -5%। वहीं अगर 95% अचीव हो जाए तो भी डेविएशन है, पर इस बार +5%। तो डिफरेंस को कहते हैं डेविएशन। तो रीजन फाइंड आउट करना कि डेविएशन क्यों हुआ, और उसके बाद करेक्ट करना कि इन फ्यूचर ये डेविएशन नहीं आए। एंड देन फीडबैक इन कंट्रोलिंग। तो यहाँ पे एक रिपोर्ट बनाई जाती है जहाँ पे लिखा जाता है कि इस साल कितना डेविएशन हुआ था, उसके रीजंस क्या थे, और इन फ्यूचर हम क्या क्या सजेशंस दे रहे हैं। अब नेक्स्ट ईयर की जब भी प्लानिंग की जाएगी इस रिपोर्ट के बेसिस पर की जाएगी। तो ये उसके 6 स्टेप थे, और यहाँ पर उन्होंने कहा है कि कंट्रोलिंग की कौन सी प्रोसेस या कौन सा स्टेप इन्वॉल्व होता है जहां पे स्टैंडर्ड्स में हैव टू बी करेक्टेड इफ डेविएशन कैन नॉट बी करेक्टेड। तो इसका मतलब होता है कि अगर आपका जो डेविएशन है अगर वो ठीक नहीं हुआ तो आपको स्टैंडर्ड्स को दोबारा से रिवाइज करना होता है। स्टैंडर्ड्स मतलब जो टारगेट आपने सेट किया उसे आप दोबारा ठीक करते हो। तो कौन से स्टेप में करते हो, टेकिंग करेक्टिव मेजर्स। तो यहाँ पे रीजन फाइंड आउट करने के बाद फिर आप ये देखते हो कि क्या जो आपने स्टैंडर्ड सेट किया था वो ठीक था, ओवर एस्टिमेट तो नहीं किया या अंडर एस्टिमेट तो नहीं किया। तो करेक्टिव मेजर्स में 2 करेक्शंस होते हैं। अगर तो डेविएशन आया है आपकी गलत परफॉर्मेंस की वजह से तो आपको ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि इन फ्यूचर आप ये गलती नहीं करो। लेकिन कई बार डेविएशन आता है आपकी स्टैंडर्ड्स गलत होने की वजह से, या आपका जो टारगेट था वो गलत था। तो मान लीजिए अगर आपने दिन में डिसाइड किया कि मैं इतने चैप्टर्स कंप्लीट कर लूंगी और वो आप नहीं कर पाए, तो या तो आलसी आप थे, तो फिर ट्रेनिंग की जरूरत है, या फिर पॉसिबल है कि आपने सिलेक्ट किया कि यार एक दिन में पूरा टीएस ग्रेवाल खत्म कर दूंगा, तो टारगेट ही इतना अनअचीवेबल था कि हो ही नहीं सकता था। तो क्या हो जाएगा, आपकी टारगेट की गलती है तो उसे दोबारा से करेक्ट करो। तो यहाँ पे क्या आता है, टेकिंग करेक्टिव मेजर्स में 2 तरह के करेक्शंस होते हैं, या तो ट्रेनिंग दे दो या तो स्टैंडर्ड्स को रिवाइज कर दो। तो ये किसके अंदर आएगा, करेक्टिव मेजर्स। देन क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे आपको बताना है द अमाउंट ऑफ असर्शन एंड रीजन है। असर्शन रीजन जब भी दिया हो पहले रीजन रीड करना होता है फिर असर्शन। तो डिविडेंड्स आर पेड आउट ऑफ करेंट एंड पास्ट अर्निंग। जो डिविडेंड आप पे करते हो या तो इस साल की या तो प्रीवियस ईयर की अर्निंग से आप पे करते हो, इसलिए द अमाउंट ऑफ अर्निंग इज द मेजर डिटर्मिनेंट ऑफ द डिविडेंड डिसीजन। इसलिए डिविडेंड देना है कि नहीं देना ये आपकी अर्निंग पर डिपेंड करता है। तो ट्रू है, और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो जो भी आप डिविडेंड देते हो या आप अपनी आज की या फिर पिछली अर्निंग्स में से ही देते हो। तो अर्निंग्स बहुत बड़ा एक डिटर्मिनेंट होता है ये डिसाइड करने का कि डिविडेंड देना है कि नहीं देना। इसके अलावा भी काफी सारे फैक्टर्स हैं ये डिसाइड करने के लिए कि डिविडेंड देना है या नहीं देना, कम देना है या ज्यादा देना है। इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी, कॉल सेकेंड पर्सन इन एटीएम लाइन। पहला है कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट। कॉन्ट्रेक्चुअल का मतलब क्या होता है कि जब भी आप किसी बैंक से लोन लेते हो तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, और कॉन्स्टेंट का मतलब होता है बाधा। तो कभी कभी जिससे आपने पैसा उधार लिया है उसको आप पर एक कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्स्टेंट मतलब एक तरीके का बाधा या फिर कंट्रोल लगाता है कि जब तक आप ये पैसा रीपे नहीं कर देते इन पैसों से आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे। तो अगर कुछ ऐसा कॉन्स्टेंट है तो डिविडेंड कम देंगे, अदरवाइज डिविडेंड ज्यादा देंगे। फिर आता है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी से पहले अर्निंग। जो डिविडेंड दिया जाता है वो आपकी पास्ट और प्रेजेंट की अर्निंग्स में से दिया जाता है। तो अर्निंग ज्यादा है तो डिविडेंड ज्यादा, अर्निंग कम है तो डिविडेंड कम। फिर आता है स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि क्या आप हर साल एक स्टेबल अमाउंट अर्न कर रहे हो या नहीं। तो अगर मैंने इस साल 20 लाख का प्रॉफिट किया है, अगले साल भी लगभग मुझे उम्मीद है कि मैं 20-22 लाख का प्रॉफिट तो कर ही लूंगी, दैट मीन्स मेरी अर्निंग स्टेबल है। लेकिन अगर तो फिर इस केस में आप क्या कर सकते हो, डिविडेंड ज्यादा दे सकते हो। लेकिन अगर आपको शक है कि यार इस बार तो 20 लाख का प्रॉफिट हो गया, हो सकता है अगले साल सिर्फ 4 लाख का प्रॉफिट हो, 5 लाख का हो, क्या पॉसिबल है कि अगले साल लॉस हो जाए। तो अगर किसी साल ज्यादा प्रॉफिट है, कभी बहुत ही कम है, कभी ऐसा अनस्टेबल सा है, तो फिर आपको डिविडेंड कम देना चाहिए। कैश फ्लो पोजीशन, अगर आपकी कंपनी में बहुत सारा पैसा है, कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है तो मोर, अदरवाइज लेस। अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ,
अगर इन फ्यूचर आपको ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं कि आपको मल्टीपल ब्रांचेस ओपन करने पड़ सकते हैं और 3-4 मशीन्स और खरीदनी पड़ सकती हैं, तो डिस्ट्रीब्यूट मत करो, फिर अपने पास पैसा बचा कर रखो। लेकिन इन फ्यूचर ऐसे कोई ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज नहीं दिख रही है तो आप सारा पैसा बांट सकते हो। देन आता है एन से नथिंग। तो कॉल से कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्स्टेंट, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, देन कैश फ्लो पोजीशन, अपॉर्चुनिटीज, एंड एन से नथिंग। डी से डिविडेंड स्टेबिलिटी। अगर आप हर साल डिविडेंड टाइम टू टाइम देते हो तो आपकी मार्केट में रेपुटेशन काफी अच्छी होगी। तो अगर आपको चाहिए कि अभी आपको रेपुटेशन बनानी है ताकि एक आध साल के बाद जब आप दोबारा से शेयर्स इश्यू करो तो पब्लिक आपके शेयर्स खरीद ले, तो रेपुटेशन अच्छी बनानी है तो डिविडेंड ज्यादा। लेकिन इन फ्यूचर आपको कोई भी शेयर्स वगैरह इशू करने ही नहीं है, तो आपको मतलब ही नहीं है कि रेपुटेशन अच्छी है वो बेकार है, तो आप डिविडेंड कम देंगे। सेम एज द पॉलिटिकल पार्टीज, जब इलेक्शन आ रहे होते हैं तो रेपुटेशन अच्छी बनाने के लिए वो ज्यादा खर्चा करते हैं, और जब कोई वोटिंग्स नहीं आ रही है, कोई इलेक्शंस नहीं है, तब वो खर्चा नहीं करते। फिर आता है नेक्स्ट, प्रेफरेंस ऑफ द शेयर होल्डर्स। अगर आपके शेयर होल्डर्स में मोस्टली पीपल ओल्ड है तो डिविडेंड हर साल देना ही पड़ेगा। लेकिन अगर यूथ है तो आप डिविडेंड कम दे सकते हो। रीजन क्या है? क्योंकि अगर मेरे शेयर होल्डर्स यूथ हैं तो मैंने कह सकती हूँ कि भैया अभी आप रुक जाओ 3-4 साल तक, इसके बाद मैं आपको डबल डिविडेंड दे दूंगी, क्योंकि अभी मुझे किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है, अगर वो सक्सेसफुल हुआ तो आपको 20 या 40% ज्यादा डिविडेंड दूंगी मैं। वो मान जाएंगे। लेकिन ओल्ड पीपल जो ऑलरेडी 80-90 साल के हो चुके हैं, आप उसे कहो कि 5-6 साल और रुक जाओ, तो उन्हें डिफिकल्टी होगी, वो नहीं रुक पाएंगे। तो ओल्ड पीपल को देना पड़ेगा, यूथ को आप कब डिविडेंड दे सकते हो। देन एक्सेस टू द कैपिटल मार्केट। अगर कैपिटल मार्केट एक्सेसिबल है, इसका मतलब जब भी आपको पैसा चाहिए आप कैपिटल मार्केट से इजीली पैसा रेज कर पाओगे। तो फिर अभी आपको बचाकर रखने के पैसों की जरूरत नहीं है, आप इजीली डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। लेकिन अगर तो वो इनएक्सेसिबल है, इसका मतलब कल को खुद को जरूरत पड़ेगी तो कैपिटल मार्केट से पैसा नहीं मिलने वाला, तो आज पैसा बचाकर रखना पड़ेगा, तो डिविडेंड कम देना है। टैक्सेशन, अगर टैक्स से ज्यादा लग रहे हैं तो डिविडेंड कम हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 5 लाख रुपए निकाल के रखे थे कि मैं डिविडेंड दूंगी, लेकिन सरकार ने इसमें से 2 लाख रुपए तो टैक्स ही काट लिया, तो अब डिविडेंड कितना हो जाएगा? 3 लाख कम हो जाएगा। तो टैक्स ज्यादा होगा तो डिविडेंड कम हो जाएगा, जबकि टैक्स अगर कम है तो डिविडेंड ज्यादा। देन मार्केट रिएक्शन। मार्केट रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि अगर बूम पीरियड है, मार्केट में तेजी है, अच्छा 4 फेजेस होते हैं, बूम, देन रिसेशन, देन डिप्रेशन, देन रिकवरी। मार्केट में तेजी है, मार्केट धीरे धीरे नीचे जा रहा है, रिसेशन, फिर बिल्कुल डिप्रेशन, मंदी हो गई है, और फिर रिकवर कर रहा है। 4 फेजेस होते हैं। अगर तो बूम पीरियड है तो आप डिविडेंड बांट दोगे, लेकिन डिप्रेशन है तो मतलब बुरा वक्त चल रहा है, कल के लिए पैसा बचाकर रखो, तो उस टाइम पे आप डिविडेंड कम बांटोगे। फिर आता है लीगल रेस्ट्रिक्शन। कंपनीज एक्ट 2000, कंपनीज एक्ट 2013, और इसके अलावा जो कंपनी होती है उसके इंटरनल भी काफी सारे लॉज होते हैं जो आपको बताते हैं, गाइड करते हैं कि डिविडेंड देना है कि नहीं देना। तो ऐसा कोई लीगल रेस्ट्रिक्शन है तो आप डिविडेंड कम दोगे, अदरवाइज ज्यादा दे सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, आपको से बताना है कि अ प्रोसेस दैट एलोकेट्स और डायरेक्ट फंड्स अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट टू देयर मोस्ट प्रोडक्टिव इंस्ट्रूमेंट अपॉर्चुनिटी। मतलब जब आपके पास ये एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू आप अपना इन्वेस्टमेंट को नजर रखते हैं आप उस पर कि हमेशा अपना पैसा आप सही जगह पे लगाओ। तो मान लो अगर आज मैंने रिलायंस कंपनी के शेयर खरीदे हुए हैं और मुझे लग रहा है कि रिलायंस में उतना प्रॉफिट नहीं है जितना टाटा कंपनी में होगा, तो यहाँ से पैसा निकाल कर यहाँ लगाना, ताकि मैं ये इंश्योर कर सकूं कि मेरा जो पैसा लगा है वो हमेशा मोस्ट प्रोडक्टिव, सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव या फिर सबसे ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करने वाले इंस्ट्रूमेंट में ही लगा हुआ हो। ये कौन सी प्रोसेस होती है? एलोकेटिव फंक्शन। ठीक है। अभी स्टॉक एक्सचेंज के ये सारे फंक्शंस होते हैं जिसमें से उसका एलोकेटिव फंक्शन होता है, जिसमें हमें इंश्योर करते हैं कि हमारा पैसा हमेशा उसी जगह पे लगा हो जहां पे हमें बेस्ट रिटर्न्स मिल रहे हो। तो आपके पास ऑप्शन होता है हमेशा कि आप डिस इन्वेस्टमेंट करके री इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो किसी कंपनी में पैसा लगा हुआ है तो वहां से निकाल लो और जहां पे अब आपको बेस्ट लगता है वहां लगाओ। इसके अलावा इकोनॉमी स्टॉक एक्सचेंज हमारा इकोनॉमिक बैरोमीटर होता है। इसका मतलब इकोनॉमी की पल्स होती है। पल्स का मतलब क्या है कि आप सिर्फ स्टॉक मार्केट को देखकर ही बता सकते हो कि इकोनॉमी ग्रो कर रही है या नीचे जा रही है। प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी, किसी भी सिक्योरिटीज की प्राइसेस, शेयर्स और डिबेंचर की प्राइसेस डिपेंड करती है उसकी डिमांड और सप्लाई पर, और डिमांड और सप्लाई आपको मार्केट से ही पता चल सकती है। फिर सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन,
स्टॉक मार्केट में या स्टॉक एक्सचेंज में आप सिर्फ उसी कंपनीज की सिक्योरिटीज में ट्रेड कर सकते हो जो कि लिस्टेड है। तो आप ऐसी कंपनी के शेयर खरीद ही नहीं पाओगे जो यहाँ पे लिस्टेड नहीं है। तो किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीदने या बेचने के लिए उसका लिस्टेड होना जरूरी है। और स्टॉक एक्सचेंज सिर्फ उन्हीं कंपनीज को लिस्ट करता है जिसकी फाइनेंशियल पोजीशन साउंड या अच्छी होती है। तो यहाँ पे आपकी जो ट्रांजेक्शन है वो थोड़े से सेफ हो जाते हैं, रिस्क कम हो जाता है। देन कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। इसकी वजह से हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट लेवल बढ़ता है और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो ग्रोथ भी होगी। देन स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट। जो हमारा स्टॉक मार्केट होता है, हालांकि वो तो सारी सिक्योरिटीज में डील बढ़ाता है या फिर लोगों को एनकरेज करता है कि आप शेयर्स डिवेंचर्स में पैसा लगाओ, लेकिन स्पेशली वो इक्विटी शेयर होल्डर्स या इक्विटी शेयर्स को प्रमोट करता है। तो वो कहता है अगर स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना ही है तो डिबेंचर्स वगैरह में मत लगाओ जहां पे लिमिटेड पैसा मिलेगा, रिस्क लो और इक्विटी शेयर्स में लगाओ। तो इक्विटी कल्चर को प्रमोट करता है। देन प्रोवाइडिंग द स्कोप फॉर स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन का मतलब होता है कि जब सस्ता हो जाए तो खरीद लो और महंगा हो जाए तो बेच लो। तो आराम से आप किसी भी कंपनी का शेयर खरीद सकते हो जब उसके प्राइसेस लो चल रहे हो, और जब आपको लगे कि अब प्राइसेस बढ़ गए हैं तो आप उसे सेल कर सकते हो। देन लिक्विडिटी। ऐसा नहीं है कि आपने किसी कंपनी का शेयर खरीदा तो बिल्कुल मरते दम तक संभाल के रखना ही पड़ेगा। इन फ्यूचर कभी भी अगर आपके किसी भी फाइनेंशियल एसेट को बेचकर पैसा कमाना हुआ तो आप इजिली उसे कैश में कन्वर्ट करवा सकते हो। तो फाइनेंशियल मार्केट या फिर स्टॉक एक्सचेंज आपके शेयर्स को, डिबेंचर्स को लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। देन प्रमोट सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। ये हमारी कंट्री में सेविंग लेवल्स बढ़ाता है और इन्वेस्टमेंट लेवल बढ़ाता है, लोगों को समझाता है, ट्रेनिंग देता है कि आप इन्वेस्टमेंट करना सीखो। फिर हम बात करते हैं सेवेंथ, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ फीचर ऑफ डायरेक्टिंग। तो डायरेक्टिंग के जो फीचर्स हैं उसे आप याद रख सकते हो विद द ट्रिक ICPH लेवल ऑन टॉप। आई से हो जाएगा इनिशिएट एक्शन। इनिशिएट एक्शन का मतलब होता है कि इसके डायरेक्टिंग के पहले जो भी फंक्शंस थे वो सिर्फ एक बेस तैयार कर रहे थे ताकि ताकि आप जो फंक्शन है वो स्टार्ट कर सको या काम स्टार्ट कर सको। लेकिन डायरेक्टिंग जो है वो इकलौता पहला ऐसा फंक्शन है जहां पे एक्चुअली आपका काम स्टार्ट होता है। तो इससे पहले आप सिर्फ प्लान कर रहे थे, चीजों को अरेंज कर रहे थे, लोगों को हायर कर रहे थे ताकि काम स्टार्ट हो सके। लेकिन डायरेक्टिंग एक पहला ऐसा फंक्शन है जहां से एक्चुअल में काम इनिशिएट होता है। सी से हो जाएगा कंटिन्यूअस फंक्शन। डायरेक्टिंग में हम पहले उन्हें इंस्ट्रक्शन देते हैं वर्कफोर्स को कि क्या काम करना है, उसके बाद हम करते हैं सुपरवाइज कि वो ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं। सुपरवाइज करने के बाद अगर वो ठीक से काम नहीं कर रहे होंगे तो उनसे कम्युनिकेट भी करेंगे, उनका काम करने का मन नहीं होगा तो उन्हें मोटिवेट भी करेंगे, और मोटिवेट करने के बाद अगर रिजल्ट अगर आ जाते हैं तो उसका क्रेडिट हम सबको देंगे अच्छे लीडर की तरह, मतलब हम लीडरशिप स्किल्स भी दिखाएंगे। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, नेवर एंडिंग। पहले सुपरविजन, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन, लीडरशिप, ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस की तरह चलता ही रहता है। फिर है पी से परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। डायरेक्टिंग का फोकस हमेशा ये होता है कि परफॉर्मेंस बेटर होनी चाहिए, तो ये परफॉर्मेंस को एफिशिएंट एज वेल एज इफेक्टिव बनाता है। देन एच से आता है ह्यूमन एलिमेंट। डायरेक्टिंग में ह्यूमन एलिमेंट इन्वॉल्व होता है क्योंकि एक सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट को गाइड या फिर इंस्ट्रक्ट कर रहा होता है, तो एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन को समझा रहा है। और यहाँ पर क्योंकि रिजल्ट एक्सपेक्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है, प्रिडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि ह्यूमंस पे चल रहा है। तो आपने जैसा इंस्ट्रक्शन दिया था वैसे ही काम हुआ है कि नहीं हुआ, इसे बता पाना या प्रिडिक्ट कर पाना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आप जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हो वो किसी मशीन को नहीं दे रहे हो, आप ह्यूमंस को दे रहे हो। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट द रिजल्ट्स। देन आता है लेवल। डायरेक्टिंग हर एक लेवल पर परफॉर्म होती है, टॉप, मिडिल, बॉटम। तो टॉप जो है वो मिडिल को इंस्ट्रक्शन देगा, मिडिल बॉटम को देगा, बॉटम वर्कर्स को देगा। तो हालांकि तीनों लेवल पर होती है पर ज्यादातर ये बॉटम लेवल पर होती है क्योंकि वर्कर्स को इंस्ट्रक्शन देना होता है। फिर आता है ऑन टॉप। डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो डायरेक्टिंग हमेशा टॉप से बॉटम फ्लो करती है, मतलब एक सुपीरियर ही अपने सबॉर्डिनेट को डायरेक्शंस दे सकता है, सबॉर्डिनेट सुपीरियर को डायरेक्शन नहीं देता है। देन यहां पर आपको बताना था कि इसमें से कौन सा फीचर नहीं है, तो इनिशिएट एक्शन ट्रू, एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है। इंश्योर्स दैट द एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड एज पर प्लान्स, नहीं, ये तो कंट्रोलिंग करता है। इसके बाद है फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यस। तो ICPH लेवल और टॉप। आई से इनिशिएट, सी से कंटिन्यूअस, पी से परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, एच से ह्यूमन एलिमेंट, देन लेवल से एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ऑन टॉप से टॉप टू बॉटम।
Then which of the following is an advantage of informal organization? Now informal organization कैसी होती है, जो कि ऑटोमेटिकली बन जाती है, जिससे जानबूझकर बनाना नहीं पड़ता। इसे बनाया इसलिए जाता है ताकि आपकी सोशल नीड्स या फिर साइकोलॉजिकल नीड्स फुलफिल हो सकें। ठीक है, इसमें कोई स्केलर चेन फॉलो नहीं होती, कोई भी किसी से भी बात कर सकता है, यहाँ पे कोई रूल्स रेगुलेशंस अथॉरिटीज ये सब नहीं होता है। तो यहाँ पे लाइक आपकी फ्रेंडशिप्स, तो फ्रेंडशिप आपने सोच समझ के नहीं की थी, बस हो गई है। क्यों हुई है? क्योंकि आपके फ्रेंड्स आपको बात करने में मजा आता है, आपके साइकोलॉजिकल नीड्स वहां से फुलफिल हो रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या, क्योंकि स्केलर चेन नहीं है तो फास्टर कम्युनिकेशन होगा, कोई भी किसी से बात कर सकता है, सोशल नीड्स फुलफिल हो जाएंगी और करेक्ट फीडबैक में मिलता है। करेक्ट फीडबैक का मतलब क्या होता है कि अगर आप अपने दोस्त से बोलोगे कि सच बताओ मैं कैसा लग रहा हूँ, या मैं क्या जो डिसीजन लिया वो सही है या नहीं है, तो कभी भी शुगर कोट नहीं करेगा, आपको एज इट इज जैसी बात है वैसी ही बताएगा। तो यहाँ पे रियलिटी चेक मिलता है। तो पहला पॉइंट है प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी टू द ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज कैन बी फेयरली प्रिडिक्टेड सिंस देयर आर स्पेसिफिक रूल्स। रूल्स तो होते ही नहीं है, और स्टेबल भी नहीं होती। स्टेबल क्यों नहीं होती? क्योंकि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्टेबल होती है, दोस्ती स्टेबल नहीं होती। कभी होती है, कभी बिगड़ जाएगी, कभी टूट जाएगी, फिर नए दोस्त बनेंगे, तो ये स्टेबल नहीं होती। Then it leads to an effective accomplishment of goals by providing framework for the operations to be performed. गोल की तो बात ही नहीं होती यहाँ पे। गोल अचीव करने के लिए बना ही नहीं है, ये किस लिए बना है? मन की शांति के लिए। तो कभी भी ग्रुप स्टडी में अच्छे से पढ़ाई होती है क्या? या फिर बहुत अच्छा या फिर सिलेबस कंप्लीट कर लिया? नहीं, गोल नहीं अचीव होता है यहाँ, बस मजा आता है। फिर है इट enhances the employees job satisfaction since it gives them a sense of belongingness in the organization and allows them to find like-minded people. ये लोगों को अलाउ करता है कि आप अपने जैसे लोगों के साथ दोस्ती बना सको या अपने जैसे लोगों से मिल सको, और ये आपको सेटिस्फेक्शन भी देता है। तो यस, इट इज ट्रू, ये सही है। देन डी ऑप्शन, it helps in avoiding duplication of efforts as there is no ambiguity in the role that each member has to play. इसका मतलब हर एक इंसान का जो रोल है उसे क्लियरली पता होता है। तो यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है, पता नहीं, मतलब यहाँ पे कोई एम्बिग्यूटी नहीं होती है, मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं होता कि किसको क्या काम करना है। तो हर कोई सिर्फ अपने काम पे फोकस करता है, किसी और के काम पे इंटरफेयर नहीं करेगा। दैट मीन्स डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स नहीं होंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक ही काम को दो लोगों ने परफॉर्म कर दिया। तो ऐसा तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे कुछ किसी का काम डिवाइडेड नहीं होता है। यहाँ पे एक दूसरे के काम पे इंटरफेयर ना करना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पहले दोस्त इंटरफेयर करेगा, तो ये भी गलत है। तो सी ऑप्शन सही है, जॉब सेटिस्फेक्शन होता है, अपने जैसे लोगों से मिलने का मौका मिलता है। देन नाइन्थ, यहाँ पे आपको बताना है कि कौन से टूल ऑफ प्रमोशन की बात चल रही है। तो प्रमोशन के कितने टूल होते हैं? 4। पहला एडवर्टीजमेंट। अच्छा, पहला एडवर्टीजमेंट, इसमें क्या होता है? इसमें ये एक इम्पर्सनल मेथड है लोगों के साथ कम्युनिकेट करने का, जो जिसकी रेंज काफी वाइड होती है। इसका मतलब एक बार में पूरी पॉपुलेशन, पूरी इंडिया को पता चल जाएगा कि कौन सा सामान बिक रहा है। और इम्पर्सनल का मतलब होता है कि जो सामान, जो पर्सन एडवर्टीजमेंट कर रहा होता है, वो हर किसी के फेस टू फेस जाके बात नहीं करेगा, या तो टेलीविजन में, या तो न्यूज़पेपर में, या सोशल मीडिया में, उससे दूर रहकर उसे कम्युनिकेट करता है। देन पर्सनल सेलिंग, ये डोर टू डोर जाएगा, लोगों को समझाएगा सामान खरीदने के लिए, सेल्स पर्सन टाइप, तो वो फेस टू फेस कॉन्टेक्ट करते हैं। सेल्स प्रमोशन में होता है 50% ऑफ, बाय वन गेट वन फ्री, ये शॉर्ट टर्म इंसेंटिव होते हैं जो हम कुछ टाइम के लिए निकालते हैं स्टॉक को क्लियर करने के लिए। और पब्लिक रिलेशन मतलब अपनी इमेज अच्छी बना के चलना ताकि कस्टमर अट्रैक्ट हो। तो यहाँ पे मरबरी बिस्किट्स लॉन्च दिस न्यू रेंज ऑफ ओट कुकीज एंड डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट फ्री सैंपल्स in schools as a part of their promotional campaigns. तो 50% ऑफ, बाय वन गेट वन फ्री, या कुछ भी फ्री में देना, ये किसके अंदर आता है? सेल्स प्रमोशन। ओके, ना सेल्स प्रमोशन के फीचर्स को अच्छे से देखें तो इसकी ट्रिक हो जाएगी CID.com। सी से हो जाएगा क्लियरेंस ऑफ स्टॉक इज पॉसिबल विद सेल्स प्रमोशन। अगर आपने ये 50% ऑफ, बाय वन गेट वन फ्री किया है तो आपका स्टॉक आसानी से क्लियर हो जाता है। आई से इमीडिएट एंड शॉर्ट इफेक्ट ऑन सेल, तो जैसे ही आप सेल लगाते हो, 50% ऑफ रखते हो, तुरंत अगले दिन से आपकी दुकान पे भीड़ दिखना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसका इम्पैक्ट काफी इमीडिएट होता है, बट लंबे टाइम के लिए आप चला नहीं सकते, तो शॉर्ट टर्म के लिए आपको ये रखना पड़ता है। डी से डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स आर ऑल्सो इंड्यूस्ड विद द सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स, मतलब ये सिर्फ कस्टमर को इन्फ्लुएंस नहीं करता, पूरे के पूरे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मतलब होलसेलर्स और रिटेलर्स को भी इम्पैक्ट करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी चीज की एड अमिताभ बच्चन कर रहे हैं,
तो वो कस्टमर को तो इम्प्रेस कर देता है, पर होलसेलर और रिटेलर को इम्प्रेस नहीं करता। ऐसा नहीं है कि होलसेलर सामान खरीदना ज्यादा स्टार्ट कर देगा, नहीं। लेकिन अगर होलसेलर को पता है कि अगर आज सामान खरीदा तो 60% ऑफ पे मिलेगा, तो वो आज सामान ज्यादा खरीदेगा। तो से होलसेलर, रिटेलर, हर किसी की सेल्स इंक्रीज हो जाती है अगर सेल्स प्रमोशन चल रहा हो तो। और कौन से आता है कॉम्पिटिटर, तो आप अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकल सकते हो अगर सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स अगर आपने यूज की है। बढ़ते हैं आगे। 10th क्वेश्चन, कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस बाय विच मैनेजर सिंक्रोनाइजेस द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। तो कोऑर्डिनेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू जो मैनेजर्स हैं वो सिंक्रोनाइज करता है एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। ओके, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, यहाँ पे था डैश इज द प्रोसेस। ठीक है, तो डैश इज द प्रोसेस कौन सी प्रोसेस है जो कि सारे डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज को सिंक में लाती है, एक साथ जोड़ के चलती है, तो वो क्या है, कोऑर्डिनेशन है। ओके, ऑब्वियस था अब तो ये। चलिए नेक्स्ट है, मैच द फंक्शंस ऑफ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया गिवन इन द कॉलम ए विद देयर हेडिंग्स इन कॉलम बी। कॉलम ए में कुछ फंक्शंस दिए हैं, आपको बताना है कि कौन से फंक्शन से मैच करते हैं। तो सेबी के कुल मिला के 3 फंक्शंस होते हैं, रेगुलेटरी, प्रोटेक्टिव, डेवलपमेंट। प्रोटेक्टिव फंक्शन में वो इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है कि जो पैसा उन्होंने लगाया है वो कहीं डूब ना जाए। तो उसमें वो चेक करता है कि क्या कहीं कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा, या फिर प्राइस रिगिंग तो नहीं हो रही। प्राइस रिगिंग का मतलब होता है अननेसेसरी किसी भी शेयर्स की डिमांड हाइप में ले जाना ताकि उसकी प्राइसेस बढ़ जाए और सब लोग उसे खरीदना स्टार्ट कर दें, इसे कहते हैं प्राइस रिगिंग। देन ये चेक करता है इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है कि कुछ कंपनी के इनसाइडर लोग होते हैं जिनको कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन पता होती है। अब ये इंफॉर्मेशन अगर लीक कर दी जाए अपने किसी भी रिलेटिव्स को या फिर किसी फैमिली मेंबर को, तो उन्हें बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है, पर फिर बाकी इन्वेस्टर के साथ चीटिंग हो जाएगी। तो कहीं इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं चल रही हो, ये भी इंश्योर करते हैं। रेगुलेटरी फंक्शन में वो रेगुलेट करते हैं टेक ओवर ऑफ द कंपनी। जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को पूरा खरीद लेती है तो उस पूरे प्रोसेस को रेगुलेट किया जाता है। म्यूचुअल फंड्स को रेगुलेट करने का काम, या फिर सारे जो ब्रोकर्स होते हैं कहीं वो कुछ अपने शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए इन्वेस्टर के साथ मैनिपुलेशन नहीं कर रहे हो, फ्रॉड नहीं कर रहे हो, ये सब यहाँ पे चेक किया जाता है। इवन द प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट भी चेक किया जाता है। देन आता है डेवलपमेंट फंक्शन। इसके अंदर हम जो सेबी है वो इंश्योर करता है कि स्टॉक मार्केट काफी फ्लेक्सिबल हो। फ्लेक्सिबल होने का मतलब ये है कि वहां पे प्रॉपर ट्रेडिंग दी गई हो, वहां पे ज्यादा शेयर्स वगैरह या सिक्योरिटीज वगैरह बेचना लोगों के लिए आसान हो जाए। और इवन यहाँ पे इंटरनेट का प्रमोट भी वो करता है थ्रू डेवलपमेंट फंक्शन, कि आप घर बैठे कोई भी सिक्योरिटी खरीद या बेच सकते हो। तो यहाँ पे उन्होंने बात की है ट्रेनिंग ऑफ द इंटरमीडियरीज ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। तो ट्रेनिंग प्रोवाइड करना इज डेवलपमेंट फंक्शन। ठीक है, ट्रेनिंग क्यों दी जाती है, ताकि वो इजिली आपके जो शेयर्स वगैरह हैं उसे बेच पाए या फिर कस्टमर को इजिली वो मिल सके। देन रेगुलेशन ऑफ टेक ओवर बिड्स बाय द कंपनी। कंपनी को टेक ओवर करना होगा तो उन सारी एक्टिविटीज को रेगुलेट करना रेगुलेटरी फंक्शन है। देन हो जाएगा कंट्रोलिंग इनसाइडर ट्रेडिंग। तो कंपनी के अंदर के कुछ लोग जो हैं वो अपनी इंफॉर्मेशन का गलत फायदा उठाकर अपने किसी फैमिली मेंबर या रिलेटिव का फायदा कर पाकर किसी और के साथ चीटिंग नहीं कर रहे हो, ये वो प्रोटेक्टिव फंक्शन के अंदर इंश्योर करते हैं। तो 3, 1, 2 ऑप्शन नंबर सी। देन प्रोटेक्टिव फंक्शन सभी क्लियर हो गया, प्राइस रिगिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग या फिर फ्रॉड वगैरह को चेक करता है। देन डेवलपमेंट फंक्शन में वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी, इंटरनेट को प्रमोट करेगा। देन रेगुलेटरी में वो इंश्योर करता है कि यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स रेगुलेट हो रहे हों, कंपनीज का टेक ओवर रेगुलेट हो रहे हों, या फिर वो आपके इंटरमीडियरीज जैसे कि ब्रोकर, सब ब्रोकर सबको रेगुलेट करने का काम करते हैं। प्राइवेट प्लेसमेंट इसको भी इंश्योर करते हैं कि रेगुलेटेड रहे। फिर बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन से कंज्यूमर राइट के बारे में डिस्कशन हो रहा है। ओके, तो कंज्यूमर राइट्स कितने तरह के होते हैं, 6। राइट टू सेफ्टी, मतलब जिसको आप याद रखते हो विद द ट्रिक, रिचेस। रिचेस में एस से हो जाएगा राइट टू सेफ्टी, ई से हो जाएगा राइट टू एजुकेशन, एच से राइट टू बी हर्ड, सी से राइट टू चॉइस, आई से राइट टू इंफॉर्मेशन एंड आर से राइट टू रिड्रेसल। तो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी या फिर आपकी बॉडी को, आपकी हेल्थ को डैमेज नहीं हो, ये राइट टू सेफ्टी है। कोई भी अगर कंप्लेंट हो तो कंप्लेंट सेल वहां पे होना चाहिए जो आपकी सारी शिकायतें सुने, राइट टू बी हर्ड।
सुनने के बाद वो आपको कुछ कंपनसेशन भी दे, राइट टू सीक रिड्रेसल। जो भी प्रोडक्ट आप खरीद रहे हो उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, राइट टू इन्फॉर्मेशन। आपकी क्या क्या राइट्स हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ये आपको पता होनी चाहिए, राइट टू एजुकेशन। और आपको कोई प्रोडक्ट खरीदना है कि नहीं खरीदना, कि रिजेक्ट करना है, ये आपके ऊपर होना चाहिए, राइट टू चॉइस। नाउ यहाँ पे बात की गई है, लाइका लिमिटेड लॉन्च्ड इट्स न्यू रेंज ऑफ हर्बल शैम्पूज एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। As per the legal framework, Lyka Limited provided the name and address of the manufacturer, weight, manufacturing date, expiry date, maximum retail price, etc. on the package and label of the herbal shampoo. तो उस प्रोडक्ट के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन, लाइक उसका वेट, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, एवरीथिंग उन्होंने कहाँ मेंशन की हुई थी, लेबलिंग में। तो ये क्या हो जाएगा, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। और वैसे भी अगर कहीं पर भी राइट की बात चल रही हो और लेबल वर्ड यूज हो जाए, तो लेबल क्या होता है, इंफॉर्मेटिव पार्ट ऑफ द पैकेजिंग। पूरी पैकेज में जहां पे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन लिखी होती है उसे कहते हैं लेबलिंग। तो लेबल दिख जाए दैट मीन्स वो किसकी बात कर रहा है, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे हमारे पास दो स्टेटमेंट्स हैं। फर्स्ट, बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनामिक एज इट डिफर्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। And second, business environment is largely uncertain as it is very difficult to predict futures happening. तो पहले हम इसके सारे फीचर्स कवर करेंगे और फिर आप इसका आंसर बताएंगे। दिस इज अ ट्रिकी वन। नाउ फीचर्स क्या है, सर्द आईसीयू और इससे बेटर है आईडीसी, आई डोंट केयर, SUAR। ओके, आईडीसी, आई से हो जाएगा इंटर रिलेशन। इंटर रिलेशन का मतलब होता है कि जो सारे बिजनेस एनवायरनमेंट के फैक्टर्स होते हैं वो आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। इसका मतलब जब भी किसी एक फैक्टर में चेंज आएगा तो दूसरे फैक्टर भी अपने आप चेंज हो जाएगा। जैसे अगर प्राइस चेंज होगी तो डिमांड में भी फर्क आएगा। अगर वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करोगे तो फास्ट फूड की डिमांड बढ़ेगी। इसे कहते हैं इंटर रिलेशन। देन डायनामिक, बिजनेस एनवायरनमेंट डायनामिक है बिकॉज इट कीप्स ऑन चेंजिंग। तो एनवायरनमेंट हमेशा एक जैसा नहीं होता। जो इकोनॉमिक कंडीशंस आज हैं कल नहीं रहेगी। जो पॉलिटिकल पार्टी आज पावर पे है कल चेंज हो सकती है। फिर आता है सी से कॉम्प्लेक्स, और कॉम्प्लेक्स से पहले अनसर्टेन। अनसर्टेन का मतलब होता है इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर। बहुत डिफिकल्ट है ये बता पाना कि फ्यूचर में कौन सा चेंजेस होगा। ये तो कंफर्म है कि चेंजेस होगा, बट कौन सा नया चेंज आएगा इसे पता लगा पाना बहुत मुश्किल है। तो फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिकल पार्टी, आज जो पार्टी रूल कर रही है कल वो चेंज होगी, बट एग्जैक्टली कब होगी और इसके बाद कौन सी पार्टी आएगी इसे प्रिडिक्ट कर पाना काफी मुश्किल है। दैट मीन्स एनवायरमेंट इज अनसर्टेन। फिर आता है कॉम्प्लेक्सिटी। इन केस अगर आपने वो प्रिडिक्ट कर भी लिया कि चेंजेस क्या आने वाले हैं, तो भी उसका इम्पैक्ट क्या होगा हमारे बिजनेस पर उसको पता लगा पाना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। तो इम्पैक्ट क्या होगा इसे एनालाइज करना डिफिकल्ट है, दैट्स व्हाई इट इज कॉम्प्लेक्स। तो क्योंकि ये चेंज होता रहता है इसलिए डायनामिक है। नेक्स्ट चेंज कौन सा आएगा ये पता नहीं इसलिए अनसर्टेन है। चेंज पता चल भी जाए तो उसका इम्पैक्ट पता पाना बहुत मुश्किल है, दैट मीन्स वो कॉम्प्लेक्स है। फिर आते हैं एनवायरमेंट के कुछ फोर्सेस स्पेसिफिक होते हैं। स्पेसिफिक मतलब अगर उसमें चेंज आया तो वो डायरेक्टली सिर्फ आपकी कंपनी को ही, आपके जो बिजनेस है उसको ही इम्पैक्ट करेगा। जैसे कि आपके सप्लायर ने अगर सामान देना बंद कर दिया या फिर कस्टमर की टेस्ट एंड प्रेफरेंस बदल गई, तो ये सिर्फ आपके ही बिजनेस को इम्पैक्ट करेगा। जबकि कुछ चेंजेस ऐसे भी हैं जैसे पॉलिटिकल पार्टी चेंज हो जाना, नया लॉ आ जाना, इसमें अगर चेंज आया तो वो सिर्फ आपके लिए नहीं आएगा, पूरे ही कंट्री के लिए आएगा। तो ऐसे एनवायरनमेंट के फैक्टर्स जिसमें चेंज अगर आएगा तो सबको इम्पैक्ट करेगा, उसे कहते हैं जनरल फोर्सेस। और कुछ ऐसे फोर्सेस भी होते हैं जिसमें चेंज आया तो वो सिर्फ आपको ही इम्पैक्ट करेगा, उसे कहते हैं स्पेसिफिक फोर्सेस। फिर आता है ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस। एनवायरनमेंट में सिर्फ वही फोर्सेस आते हैं विच आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस। अगर वो आपके कंट्रोल के अंदर है दैट मीन्स वो एनवायरनमेंट नहीं है। तो सिर्फ बाहर की चीजें आती हैं, इनसाइडर चीजें एनवायरनमेंट का पास नहीं होती। फिर आता है रिलेटिविटी, और रिलेटिविटी का मतलब होता है कि एनवायरनमेंट डिफर करता है फ्रॉम कंट्री टू कंट्री और प्लेस टू प्लेस। एक जगह पे कोई एक एनवायरनमेंट होगा, किसी दूसरी जगह पे दूसरा एनवायरनमेंट होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया में साड़ी की सेल ज्यादा है, इसका मतलब ये नहीं है कि जापान यूएसए में भी साड़ी की सेल ज्यादा होगी। तो हर एक जगह का अलग अलग एनवायरनमेंट होता है। एंड रिलेटिविटी का दूसरा मतलब ये भी है कि जब भी एनवायरनमेंट में चेंज आता है तो वो किसी एक फर्म के लिए अपॉर्चुनिटी लाता है और दूसरी फर्म के लिए थ्रेट ला सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर दो मूवीज सेम डे को रिलीज होने वाली थी, उसमें से किसी एक मूवी को बैन कर दिया गया,
तो इसके लिए वो क्या हो जाएगा, थ्रेट। लेकिन इसका अल्टीमेटली फायदा किसको मिलेगा, पहली वाले को। तो किसी के लिए फायदा, किसी के लिए नुकसान हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कोल्ड ड्रिंक में या पेप्सी इंडस्ट्री को में बैन लग जाता है क्योंकि इसमें पेस्टिसाइड वगैरह मिलाए गए, ऐसे कोई भी न्यूज आ जाती है, तो कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री को तो थ्रेट हो जाएगा, लेकिन जूस इंडस्ट्री को फायदा हो जाएगा। तो किसी एक के लिए थ्रेट, दूसरे के लिए फायदा। ये कौन सा फीचर दिखाता है, रिलेटिविटी। तो नाउ डायनामिक तो है, लेकिन डायनामिक का मतलब क्या होता है, क्यों ये चेंज होता रहता है। जबकि यहाँ पे रीजन क्या लिखा है कि डायनामिक है, क्योंकि कंट्री टू कंट्री डिफर करता है। कंट्री टू कंट्री डिफर करता है तो फिर उसका फीचर क्या हो जाता, रिलेटिविटी। तो डायनामिक है क्योंकि कंट्री टू कंट्री डिफर करता है, नो, स्टेटमेंट वन इज फॉल्स। अनसर्टेन है क्योंकि उसे प्रिडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल है कि फ्यूचर में क्या होगा, यस। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज ट्रू। देन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ डीमोनेटाइजेशन। नोटबंदी का कौन सा फीचर नहीं है। पहला, इट लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ कैशलेस और कैश फ्री इकोनॉमी, ट्रू। दैट इज चैनलाइजिंग मोर सेविंग्स थ्रू द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम एंड इम्प्रूविंग टैक्स कंप्लायंस। तो डीमोनेटाइजेशन, नोट बंद करने की वजह से कैशलेस इकोनॉमी प्रमोट हुई थी। पहले लोग घर पे पैसा सेव करते थे, अब बैंक में सेव करते हैं। इससे टैक्स कंप्लायंस भी बढ़ा है, लोगों ने टैक्स पे करना अब स्टार्ट कर दिया है ज्यादा। The true, it is interpreted as the shift on the part of government indicating that tax evasion will no longer be tolerated. तो ये गवर्नमेंट की तरफ से एक मैसेज था कि टैक्स इवेशन, टैक्स की चोरी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ट्रू, इट इज व्यूड एज अ टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर। तो डीमोनेटाइजेशन एक टैक्स को एडमिनिस्टर करने का, कि सब टैक्स पे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसको रेगुलेट करने का एक मेथड था। ट्रू, इट लेड टू द टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन चैनलाइजिंग सेविंग्स अवे फ्रॉम फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। ये लोगों की सेविंग्स को फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम मतलब बैंकिंग सिस्टम से दूर ले जाता है, अवे, दूर ले जाता है। फॉल्स, उल्टा आपकी सेविंग्स को और बैंक तक पहुंचाता है, क्योंकि पहले जिन लोगों के बैंक अकाउंट नहीं भी थे, उनको भी अगर अपने नोट एक्सचेंज करवाने हो तो बैंक अकाउंट ओपन करवाना पड़ा था। तो उल्टा ये आपको फॉर्मल सिस्टम की ओर क्लोज ले आता है, ना कि अवे। तो फोर्थ इज फॉल्स। देन 15, द डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट। कितने तरह के डायमेंशन होते हैं, 5। सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल। सोशल एनवायरमेंट क्या होता है, जहां पर आप, इसकी ट्रिक क्या थी, रेड क्यूटी, रिजर्वेशन की बात हो या फिर विमेन की बात हो, एजुकेशन की बात हो या हेल्थ की, डिमांड की या ट्रेंड की, इसके अलावा क्वालिटी ऑफ लाइफ, एटीट्यूड, ट्रेडिशन, फेस्टिवल, फैमिलीज वगैरह की बात हो, तो इसमें किस में जाना है, सोशल में। लीगल मतलब किसी भी तरीके की लॉ की बात हो, रूल्स की बात हो या फिर ऑर्डर, जजमेंट की बात हो, तो वो लीगल में आता है। पॉलिटिकल मतलब पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज या फिर किसी भी तरीके की मूवमेंट की बात हो, जैसे स्वच्छ भारत अभियान, स्किल इंडिया मूवमेंट, तो ये पॉलिटिकल है। टेक्नोलॉजी मतलब जब भी वो किसी ऑनलाइन की बात करे, रोबोट्स की बात करे या फिर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, सेमीकंडक्टर्स, इन सब की बात करें तो इसमें आएगा टेक्नोलॉजिकल। So Samira and her friend Sana wanted to watch a movie over the weekend. They booked the movie tickets online and chose the seats as per their preference at the click of a button. एक बटन के क्लिक करते ही उनको अपने पसंद की सीट मिल गई है, वो ऑनलाइन टिकट्स उन्होंने बुक की हैं। तो ऑनलाइन वर्ड यूज किया गया या फिर ऑनलाइन या सिस्टम एप्लीकेशंस के बारे में बात चल रही है, तो क्या हो जाएगा, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। और वैसे भी सारे डायमेंशंस में से सबसे इजी होता है गैस करना टेक्नोलॉजी को। Then question number 16, the appropriate grievance redressal machinery for where Payal can file a complaint. तो ग्रीवांस रिड्रेसल मशीन का मतलब होता है कि जब भी किसी कस्टमर के साथ फ्रॉड हो जाए तो वह कहाँ कंप्लेंट कर सकती है। तो 3 टियर मशीनरी होती है, पहला डिस्ट्रिक्ट फोरम, देन स्टेट कमीशन, देन नेशनल कमीशन, 3 ही होते हैं। अगर आपका जो कोर्ट, अगर आपका जो केस है या जो लॉस है, अगर वो 1 करोड़ से कम का है तो आप जाते हो कहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट में। अगर 1 से 10 करोड़ के बीच का लॉस है तो जाते हैं स्टेट में, और 10 करोड़ से ज्यादा का लॉस है तो डायरेक्टली जाना होता है नेशनल में। इसके अलावा एक और बात याद रखने वाली है कि अगर आप डिस्ट्रिक्ट में गए और डिस्ट्रिक्ट के फैसले से अगर आप खुश नहीं हो तो फिर आप अपील कर सकते हो कहाँ, स्टेट में, विद इन 45 डेज। स्टेट के फैसले से खुश नहीं हो तो अपील कर सकते हो नेशनल में विद इन 30 डेज। और अगर नेशनल के भी फैसले से खुश नहीं हो तो फिर आप आगे और भी अपील कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में,
विद इन 30 डेज। ठीक है, तो ये भी याद रखना जरूरी है क्योंकि एमसीक्यूज में ये भी पूछा जा सकता है। लेकिन अभी क्या पूछा गया है, क्लेम कहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पर उनका जो फोन था वो कितने का था, 40,500 का, और उस फोन पे कोई प्रॉब्लम आई तो अमाउंट कितना है, 1 करोड़ से कम। तो आप कहाँ कंप्लेन कर सकते हो, डिस्ट्रिक्ट फोरम में। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। 1 करोड़ से ज्यादा पर 10 करोड़ से कम होता तो स्टेट, और 10 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट होता तो नेशनल। फिर डैश इज द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म का मतलब क्या होता है कि अभी जो आपके पास शेयर्स डिबेंचर्स कागज में रहते हैं उसको मोबाइल एप्लीकेशन में किसी अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिकली सेव रखना, उसे क्या कहते हैं, डीमटेरियलाइजेशन। जैसे क्या होता है, आपके पास जो नोट्स होते हैं, पेपर करेंसीज होती हैं, 500 का नोट या फिर 100-200 का नोट, तो उसको आप क्या करते हो, बैंक में जाके जमा करवाते हो, तो वो आपकी फिजिकल करेंसी को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सेव करता है। कौन करता है, बैंक। उसके लिए आप क्या ओपन करवाते हो, बैंक अकाउंट। वैसे ही अगर आपके पास सिक्योरिटीज हो तो ये किसके लिए होता है, ये करेंसीज के लिए होता है। वैसे ही अगर आपके पास सिक्योरिटीज हो और उसको आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सेव करवाना हो तो आपको डिपॉजिटरी में एक डीमैट अकाउंट ओपन करवाना होता है, और वहां पे वो आपकी सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अकाउंट कहाँ ओपन होता है, डिपॉजिटरी में। उस अकाउंट का नाम क्या है, डीमैट अकाउंट। तो डिपॉजिटरी में अकाउंट ओपन होता है और उस अकाउंट का नाम क्या है, डीमैट अकाउंट। नाउ इस पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं, डीमटेरियलाइजेशन। देन क्वेश्चन नंबर 18, और यहाँ हमसे पूछा गया है इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में, कि बिजनेस एनवायरनमेंट की कौन सी इंपॉर्टेंस के बारे में यहाँ पे डिस्कशन किया गया है। तो सबसे पहले कवर करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, जिसको याद रखने की ट्रिक है टिप टैप। टी से हो जाएगा थ्रेड्स। तो बिजनेस एनवायरनमेंट हमारी हेल्प करता है इन आइडेंटिफाइंग द थ्रेड्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। इसका मतलब ये है कि अगर आपने एनवायरनमेंट को लगातार स्कैन किया है तो आपको फ्यूचर में होने वाले खतरे का या थ्रेड्स का पहले से ही पता चल जाता है, ताकि आप उसको फेस करने के लिए एडवांस में प्रिपेयर्ड रहो। देन आई से आइडेंटिफाइंग अर्ली आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज। जब आप बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करते हो तो आपको एडवांस में ही बिजनेस की आपको एडवांस में ही कुछ अपॉर्चुनिटीज के बारे में पता चल जाता है, और अगर आप उस अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाते हो तो आपको मिलता है फर्स्ट मूवर एडवांटेज। नाउ फर्स्ट मूवर एडवांटेज क्या होता है, अगर आप पहले पर्सन हो जिसने वो एडवांटेज का फायदा उठाया है या अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया है, तो आपको बाकियों के कंपैरिजन में ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल व्हाट्सएप। व्हाट्सएप ऐसा पहला ऐप था जिसने आइडेंटिफाई किया कि लोगों को कॉल के अलावा भी चैटिंग करने में इंटरेस्ट हो सकता है, तो उसको सबसे ज्यादा शेयर्स मिले हैं, सबसे ज्यादा उसका जो मार्केट में पोजीशन कह सकते हैं वो व्हाट्सएप की है। हालांकि इसके अलावा और काफी सारे और भी ऐप्स हैं जो कि चैटिंग के लिए बनाए गए थे, पर जितना बड़ा मार्केट व्हाट्सएप को मिला है उतना और किसी को नहीं मिला है। सिमिलरली जोमैटो। जोमैटो ने पहली बार आइडेंटिफाई किया कि लोगों को घर बैठे भी खाना एंजॉय करने का मौका मिलना चाहिए, तो जोमैटो का जितना बड़ा शेयर है उतना किसी और फूड डिलीवरी का ऐप का नहीं है। तो ये क्या होता है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज। फिर आता है पी से प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। अगर आप एनवायरनमेंट को स्कैन करते हो तो आपको पता चल जाता है कि कौन से प्रोजेक्ट में पैसा लगाना चाहिए और कौन से प्रोजेक्ट में पैसा नहीं लगाना चाहिए, तो अपने प्लान्स और पॉलिसीज आप अकॉर्डिंगली फ्रेम करते हो। फिर टी से आता है टैपिंग एंड असेंबलिंग रिसोर्सेज। बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करके आपको पता चल जाता है कि मार्केट में किस चीज की डिमांड चल रही है, और उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए कौन कौन से रिसोर्सेज या रॉ मटेरियल्स आपको चाहिए होंगे। अगर आपको ये एडवांस से पता चल जाता है तो आप उसे इजिली अरेंज कर पाते हो। फिर आता है ए से एडेप्ट एंड एडजस्ट विद द रैपिड चेंजेस। एनवायरनमेंट में जब भी कोई चेंजेस होगा तो सिमिलर चेंजेस आपको अपने बिजनेस में भी इम्प्लीमेंट करने ही पड़ेंगे। अगर आपने उसे इम्प्लीमेंट नहीं किया तो आपका बिजनेस सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो उन चेंजेस को इंट्रोड्यूस करने के लिए भी पहले हमें पता होना जरूरी है कि चेंजेस क्या आ रहे हैं। फिर आता है परफॉर्मेंस। ऑब्वियसली अगर किसी पर्सन ने एनवायरनमेंट को स्कैन किया है और उसके फायदे उठाए हैं तो उसकी परफॉर्मेंस बाकी सारे लोगों के कंपैरिजन में बेटर होगी जिन्होंने एनवायरनमेंट को स्कैन नहीं किया था। जैसे अभी आप क्या कर रहे हो, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हो, तो आप एनवायरनमेंट स्कैन कर रहे हो कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपकी परफॉर्मेंस बहुत ऑब्वियसली उन सारे लोगों से बेटर होगी जो ये काम नहीं कर रहे हैं। तो केस स्टडी है कि रजत वॉज कैरिंग ऑन अ बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्लास्टिक डिस्पोजल्स लाइक प्लास्टिक प्लेट्स, प्लास्टिक कप्स एंड प्लास्टिक स्ट्रॉज।
He heard about the upcoming ban on single use plastic. तो वो ऑलरेडी प्लास्टिक पे काम करता था और उसे पता चल गया कि अब जो ये सिंगल यूज प्लास्टिक है वो बैन होने वाली है। सिंगल यूज प्लास्टिक क्या होती है? जैसे स्ट्रॉ एक बार यूज किया फेंक दिया, ऐसे प्लास्टिक आइटम्स बैन होने वाले हैं। He was able to identify this external environment threat which could hinder his firm's performance. तो उसने पहले से पता लगा लिया कि ये उसकी परफॉर्मेंस को खराब कर सकता है। So he took action and shifted to manufacturing the plates, cups, straws from bamboo and palm trees. तो उसने प्लास्टिक को छोड़ के अब बैम्बू और पाम लीव से ये सारे स्ट्रॉज, कप, प्लेट्स बनाना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से उसका बिजनेस सर्वाइव भी कर पाया और प्रॉफिट भी जनरेट कर पाया। तो उसे खतरा दिखाई दिया था कि जो प्लास्टिक में वो काम कर रहा है वो बैन हो सकता है। तो उसने पहले से इसे पता लगाया और फिर स्टेप लिया ताकि वो आगे अपने फर्म को और सर्वाइव करवा पाए। तो ये क्या हो जाएगा? आइडेंटिफाई थ्रेट एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। देन क्वेश्चन नंबर 19, अगेन हमारे पास दो स्टेटमेंट्स हैं। पहला, दैट पार्ट ऑफ ब्रांड विच कैन बी स्पोकन इज कॉल्ड ब्रांड नेम, एंड दैट पार्ट ऑफ ब्रांड which is given legal protection is called trademark. तो ब्रांड में तीन चीजें आती हैं, ब्रांड नेम, देन ब्रांड मार्क, देन ट्रेडमार्क। ठीक है, तो ब्रांड नेम क्या होता है? पूरे ब्रांड का वो पार्ट जिसको आप बोल सकते हो, जैसे नाइकी, इसको आप प्रोनाउंस कर सकते हो, ये क्या होता है? ब्रांड नेम। पर वो सिंबल जिसको आप प्रोनाउंस नहीं कर सकते वो ब्रांड मार्क। और इन दोनों में से कोई भी पोर्शन जिसको लीगल प्रोटेक्शन दिया गया है कि वो आपकी मर्जी के अलावा कोई और फर्म यूज नहीं कर सकता, इसे कहते हैं ट्रेडमार्क। तो लीगल प्रोटेक्शन को ट्रेडमार्क, जो बोल सकते हैं वो ब्रांड नेम, बोथ आर करेक्ट। तो सी ऑप्शन, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। 20th और लास्ट एमसीक्यू, द पिक्चर गिवन बिलो इज द पैकेज ऑफ अ परफ्यूम बॉटल। नाउ ये वैसी परफ्यूम बॉटल का फोटो नहीं है जैसा कि बोर्ड एग्जाम में आया था। बोर्ड एग्जाम में खाली बस ऐसा पैकेज आया था, इसके ऊपर नाम लिखा हुआ था कि परफ्यूम की बॉटल है। ओके, तो आपको बताना है कि ये कौन से लेवल ऑफ पैकेजिंग है। तो पैकेजिंग की तीन ही लेवल्स होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्चरी। प्राइमरी का मतलब क्या होता है? वो लेवल ऑफ पैकेजिंग। पैकेजिंग पता है ना, आपका प्रोडक्ट को कवर करने वाला रैपर या उसका कवर या उसका बॉक्स या फिर उसका कंटेनर, कार्टून, सबको अब कहते हैं पैकेजिंग। तो प्राइमरी पैकेजिंग वो होती है जो उस प्रोडक्ट के साथ तब तक रहती है जब तक वो प्रोडक्ट पूरा खत्म ना हो जाए। फिर आता है सेकेंडरी पैकेजिंग, ये हम उसी वक्त फेंक देते हैं जब हम उस प्रोडक्ट को यूज करना स्टार्ट करते हैं। जैसे अगर आपके घर में टूथपेस्ट होगी ही, तो टूथपेस्ट का जो ट्यूब है वो ट्यूब क्या होता है? प्राइमरी। या उस प्रोडक्ट के साथ तब तक रहेगा जब तक बिल्कुल आप उसकी लास्ट पोर्शन को खत्म ना कर दो, है ना। जिससे आप लास्ट पेज खत्म करोगे फिर आप ट्यूब फेंकोगे, तो ये क्या है? प्राइमरी। उसी टूथपेस्ट के ऊपर एक और भी बॉक्स आता है जो कि आप निकाल के तब फेंक देते हो जब आप उस पेस्ट को यूज करना स्टार्ट करते हो, उसे कहते हैं सेकेंडरी। इसके बाहर होते हैं कार्टून बॉक्सेस, बड़े बड़े बॉक्सेस जिसमें ऐसी 100-200 जो पेस्ट है उसको रखकर यहाँ से वहां ट्रांसपोर्ट किया जाता है, उसे कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। तो इसमें कौन सी पैकेजिंग दिख रही है? उसने क्लियरली बोला है कि परफ्यूम बॉटल का पैकेज है ये। इसका मतलब इस पैकेज के अंदर एक बॉटल भी है, तो वो बॉटल क्या हो जाएगी? प्राइमरी। ये बॉक्स क्या हो जाएगा? सेकेंडरी। तो ये नहीं दिया गया था फोटो में, सिर्फ यही दिया गया था, तो ये क्या हो जाता है? सेकेंडरी पैकेजिंग। पर ये मैंने इसलिए दिया है कि कल को अगर ऐसा कुछ पैकेज आ जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्राइमरी एंड सेकेंडरी बोथ। हाउ? क्योंकि ये जो बॉटल है ये प्राइमरी, ये आपके प्रोडक्ट के साथ तब तक रहेगी जब तक आप उसको पूरा यूज नहीं कर लेते। और ये बॉक्स क्या है? सेकेंडरी। जैसे इसको यूज करना स्टार्ट करोगे इसे फेंक दिया जाएगा। नॉर्मल पर्सन तो फेंक ही देते हैं, बाकी हम लोग मिडिल क्लास हैं, हम रख भी सकते हैं। तो नॉर्मली ये जो पैकेज है इसको फेंक दिया जाता है जब आप उस प्रोडक्ट को यूज करना स्टार्ट करते हो, तो ये सेकेंडरी। और इसके बाद बड़े बड़े कार्टून्स में रखकर इसे आप ट्रांसपोर्ट करते हो, वो ट्रांसपोर्टेशन। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। सारे एमसीक्यूज कवर हो चुके हैं। जो डिस्क्रिप्टिव और केस स्टडी टाइप्स क्वेश्चन है वो इसके नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे। तो अगर आपको ये लेक्चर, ये सीरीज पसंद आ रही हैं, हेल्पफुल लग रही हैं, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और कोई भी सजेशंस हैं, कंप्लेंट्स हैं, तो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।